एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो आपको देता है कोर क्वालिटी एजुकेशन। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर आपके सामने हूं इस बेहतरीन सेशन को लेकर के, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप यू ऑल आर रेडी विद फुल zeal, enthusiasm and dedication. Remember, biology is all about terminology. So टर्मिनोलॉजी को याद रखने के लिए मैंने आपको एकदम सही और सटीक तरीका बताया है कि आप कॉपी पेन साथ रख के चलेंगे। सो आई होप कि आप सबके पास कॉपी पेन इस समय है। रनिंग नोट्स भी आप बना सकते हैं साथ के साथ, राइट जी? चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना सेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और देखते हैं आज हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हल्का सा रीकैप लेते हैं कि हम किस चीज का जिक्र कर रहे हैं। याद कीजिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट विटेकर का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप मुख्य रूप से इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो आज हम जिक्र करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा का, राइट? कौन से किंगडम का? किंगडम मोनेरा। लिखिए साथ के साथ, आई want you to make running notes, important terminology भी। चलिए जी, किंगडम मोनेरा। जब मोनेरा वर्ड हमारे दिमाग में आता है, सो जनरली एक चीज इसके साथ एसोसिएटेड है, दैट इज बैक्टीरिया, राइट? बैक्टीरियम सिंगुलर, बैक्टीरिया प्लूरल। तो हम कहते हैं कि भाई किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। क्या सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं किंगडम मोनेरा में? चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है मोनेरा में। सबसे पहले यह जानते हैं कि मोनेरा शब्द का मतलब क्या है। सो आपके सामने लिखा है जी, मोनेरा ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मोनेरस। मोनेरस शब्द का मतलब है सिंगल, यानी मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं एक बैक्टीरियम का, टिपिकल बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिंगल सेल्ड है। अलग अलग ऑर्गेनल्स की लेबलिंग भी हो रखी है। आप प्लाज्मिड देख पा रहे हैं, फ्लैजेला, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, पिलर्स, कैप्सूल, सेल वॉल। घबराना नहीं है इस टर्मिनोलॉजी से, सभी चीजों का जिक्र किया जाएगा। तो आपने जाना मोनेरा शब्द का मतलब है सिंगल। आगे देखते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स शब्द का मतलब क्या है, जरा ब्रेक करके देखते हैं इसे। प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मींस न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के सेल्स में जो अंतर हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी डिस्कस करे हैं। सो जब आप कहते हैं मोनेरा, that includes the prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जी। सिंगल सेल मतलब इनका शरीर सिंगल सेल से बना है, या हम कह दें कि एक सिंगल सेल ही शरीर की सारी गतिविधियां करता है, सभी काम करता है, चाहे गैस एक्सचेंज हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक सिंगल सेल ये सभी कार्य कर रहा है। अब आप देखिए एक चीज और दी है यहाँ पे, प्रोजिनोट जो प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर्स थे, इवोल्यूशन हुआ और हजारों लाखों सालों से उन्हीं से प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी मोनेरन्स बने हैं। अब मतलब क्या है इस बात का? अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन करोड़ों साल पहले हुआ है। जब हम इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में भी, राइट? सो इनिशियल जो ऑर्गेनिजम्स थे, अगर आप मिलियंस ऑफ इयर्स अगो की बात करें, सो वो पहले सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स थे और उनके भी एंसेस्टर्स रहे प्रोजिनोट। हम जानेंगे इस टर्म के बारे में भी आने वाली क्लासेस में। तो आपको सादी भाषा में क्या ध्यान रखना है जी? प्रोजिनोट्स जो कि प्रोकैरियोट्स के एंसेस्टर्स थे, इवोल्यूशन के जरिए हजारों लाखों सालों में
उन्हीं से ये प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स बने। मोनेरा किंगडम के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बात नोट कर लेंगे जी आप। हमसे पूछा जा सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम ऐसा है जिसमें स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है, तो हमारा जवाब होगा जी मोनेरा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये बात भी क्लियर हो गई पहले। सो अभी तक क्या क्या बातों का जिक्र करा जी हमने। मोनेरा मतलब सिंगल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ज्यादातर हम कह देते हैं जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, और भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जो अभी हम देखेंगे। स्मॉलेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मोनेरा, वेयर आर दे फाउंड? सवाल ये उठता है कि जिन मोनेरन्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो कहां पाए जाते हैं। क्या ये पानी में होते हैं, ठंडे पानी में, गर्म पानी में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में है, बर्फ में है, हवा में है, कहां है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि भाई ये हर कहीं है। जिस रूम में इस समय आप बैठे मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उस रूम में भी बैक्टीरिया है, राइट। आप जैसे ही बाहर से, घर के बाहर से घूम के घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके जूतों के साथ, आपके शूज के साथ, चप्पल के साथ कई तरह के बैक्टीरिया प्रवेश कर चुके हैं। सो मोनेरन्स के हैबिटेट की अगर हम बात करें, सो ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। गौर कीजिएगा, ओशियन बॉटम में, समुद्र के तल पे, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, जहां पे कि तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, आइसबर्ग के बॉटम में, ड्राई डेजर्ट्स में, मतलब सूखी से सूखी जगह पे, पानी वाली जगह पे, ठंडी जगह पे, गर्म जगह पे, डस्ट पार्टिकल्स में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके और मेरे शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी, हमारी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर कई तरह के बैक्टीरिया है। इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस है। कुछ बैक्टीरिया फायदे वाले भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। यानी बैक्टीरिया या मोनेरन्स हर कहीं पाए जाते हैं, राइट जी। सो नतीजा ये निकला दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। Monerans, the single-celled prokaryotic organisms, smallest, most abundant of the unicellular organisms. Habitat में they are found everywhere, हर कहीं मौजूद हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर उतने सेल्स नहीं हैं जितने बैक्टीरिया हैं? बैक्टीरिया सेल्स से भी ज्यादा हैं। कितनी अजीब बात है, देखिए जी। It is estimated that for every one human cell in the human body, there are 1.3 bacterial cells which are present in and on the body. कितनी अजीब बात, हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल्स का समूह है, राइट, लेकिन साथ के साथ उससे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूं कि मेरे इस शरीर में बैक्टीरिया ज्यादा हैं और सेल्स कम हैं, और कुछ फायदे वाले बैक्टीरिया हैं जिनके बिना जिंदा रह पाना भी शायद कठिन हो जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मोनेरा, दो मेजर डिविजन्स कर लेते हैं मोनेरा के। एक हो गया जी आर्किया एंड दूसरा बैक्टीरिया। मैंने कहा था ना, मोनेरा शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई सिर्फ बैक्टीरिया इंक्लूडेड होंगे इसमें। ऐसा नहीं है। मोनेरा को दो मुख्य डिविजन्स में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया है, और जो आर्की बैक्टीरिया है वो एंशिएंट बैक्टीरिया है। टर्मिनोलॉजी लिखिए साथ के साथ। मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे बल्कि यकीन है आप पे कि आप लिख रहे हैं साथ साथ, आप पे भरोसा है इस बात का। लिखिए जरूर मेरे बेटा, राइट। जिंदगी में कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन इतना ज्यादा है नीच में कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आप सब तैयार हैं अगर बहुत कुछ खोने के लिए, यानी अपनी नींद, अपना चैन, अपने कंफर्ट्स। कहते हैं ना, लाइफ बिगिंस बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हर किसी में वो जज्बा है, हर किसी में वो चिंगारी है, उसे भड़काने वाला चाहिए। ये काम हम बखूबी करते हैं आपके साथ बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। चलिए जी, अभी तक आपने जाना कि मोनेरा को हम दो ब्रॉड डिविजन्स में बांट सकते हैं, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में एंशिएंट बैक्टीरिया
यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी हम समझेंगे। तो आपने दो टर्म्स लिख ली हैं अभी, कौन कौन सी? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं जी। देखिए, पहले जिक्र करेंगे आर्की बैक्टीरिया का या एंशिएंट बैक्टीरिया का, और फिर आएंगे यू बैक्टीरिया। आर्किया और द आर्की बैक्टीरिया यानी एंशिएंट बैक्टीरिया, दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तापमान बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, भाई इन्हें फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदा रह सकते हैं। कहां कहां जिंदा रह सकते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, सॉल्टी मार्शेस में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, समुद्र के नीचे बहुत गहराइयों में जो ज्वालामुखी के रूप में इरप्ट हो रहे हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं, गर्म लावा जहां से निकल रहा है, बहुत ज्यादा तापमान है, वहां भी ये जिंदा रह लेते हैं। नमक जहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, भाई उससे भी फर्क नहीं पड़ता है इन्हें, राइट? सो पहली बात जो हमने याद रखी कि आर्की बैक्टीरिया जो हैं, दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्राइमोर्डियल सूप का जिक्र किया गया है। ये प्राइमोर्डियल सूप क्या है? सुनिए मेरी बात। अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन करोड़ों साल पहले हुआ है। जब लाइफ ओरिजिनेट करी, द कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर और ऑन द प्रिमिटिव अर्थ वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशंस। क्या थी उस समय कंडीशंस? फ्री ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल। जो भी ऑक्सीजन मौजूद थी वो बाउंड फॉर्म में थी, मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में थी। तापमान बहुत ज्यादा था, एवरीथिंग वॉज इन द मोल्टन फॉर्म। लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ है। तो पानी जो इनिशियल ओशियंस रहे उस समय, एंशिएंट ओशियन, उसी में सिंपल इनऑर्गेनिक चीजें घुली, सिंपल फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने। देयर वाज अबंडेंस ऑफ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। करोड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं। समुद्र के पानी में ये सारी चीजें आपस में घुलती मिलती गई, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, और इन्होंने मिल करके क्या बनाया? अमीनो एसिड्स, सिंपल प्रोटीन्स, राइट, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल। ये सारी चीजें जो पानी में घुली हुई थी, इसी को हॉट डाइल्यूट सूप या प्राइमोर्डियल सूप का नाम दिया था एक वैज्ञानिक ने, जेबीएस हाल्डेन ने। ये आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। यहां पे हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जिन बैक्टीरिया का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जिन हालातों में, जिन कंडीशंस में वो पाए जाते हैं, वो कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थी। यानी ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ लाइफ है, एंशिएंट बैक्टीरिया। इन्हीं से धीरे धीरे आगे फिर बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनी है। सो आप प्राइमोर्डियल सूप समझ गए? अर्थ पे करोड़ों साल पहले जो समंदर था, जो ओशियन था, उसमें सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स घुल मिल गए और वो एक ब्रॉथ या सूप की तरह बन गया था, राइट जी? आर्किया को लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल्स शब्द का इस्तेमाल हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए करते हैं जिनमें पिछले हजारों लाखों सालों में कोई खास इवोल्यूशनरी बदलाव नहीं हुआ है, यानी वो ज्यों के त्यों है। चलिए जी, आर्की बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स का जिक्र करते हैं। इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन टर्म लिखेंगे कॉपी में अभी के अभी। सो देयर सेल वॉल लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बायोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। ग्लाइकन शब्द जहां भी आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, शुगर को रेफर कर रहा है। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस अ कार्बोहाइड्रेट पार्ट, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। प्योर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, इन टर्म्स से घबराइएगा नहीं। बायोकेमिस्ट्री में ये सारी टर्म्स बायोमोलिक्यूल्स में क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फॉर द टाइम बिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी? सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड्स होते हैं जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसा भी हमने जिक्र करा ना, बहुत ज्यादा तापमान हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, वहां भी ये जिंदा रह लेते हैं। तो ये ब्रांच्ड चेन लिपिड्स उन्हें इस तरह के माहौल में रहने में मददगार साबित होते हैं। नाउ, आर्किया के टाइप्स, ये जो आर्की बैक्टीरिया का हम जिक्र कर रहे हैं, ऑक्सीजन इन्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इस आधार पे इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कौन सी है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज?
सो बेस्ड ऑन ऑक्सीजन नेसेसिटी, ऑक्सीजन की आवश्यकता है या नहीं है, इसके आधार पे दो ब्रॉड कैटेगरीज, एरोब्स एंड एनएरोब्स, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए। एरोब्स जो हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोब्स इज रेफरिंग टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? टर्मिनोलॉजी न्यू है, लिख लीजिए, एरोब्स एंड एनएरोब्स। नाउ अब एनएरोबिक नेचर की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन एनएरोबिक नेचर दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जी हमारे पास। एनएरोब्स में देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड ऑब्लिगेट एनएरोब्स और दूसरी है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव शब्द का मतलब होता है अडेप्टिंग टू अ नीड, जरूरत के अनुसार। सो ऑब्लिगेट मतलब जहां आवश्यकता है ही। सो ऑब्लिगेट एनएरोब्स, उन्हें एनएरोबिक कंडीशंस की आवश्यकता है। दे कैन सर्वाइव ओनली इन एनएरोबिक कंडीशंस, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्लिगेट एनएरोब्स लिखेंगे टर्मिनोलॉजी। ऑब्लिगेट एनएरोब्स जो हैं they will not survive in presence of oxygen. ऑब्लिगेटरी है ये उनके लिए, आवश्यक है कि एनएरोबिक सिचुएशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। फैकल्टेटिव अभी अभी मैंने बताया, अडेप्टिंग टू अ नीड, जरूरत के अनुसार। फैकल्टेटिव एनएरोब्स कैन सर्वाइव इन बोथ एरोबिक कंडीशंस एंड दे कैन आल्सो सर्वाइव अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। दोनों में गुजारा कर लेते हैं जरूरत के अनुसार, मतलब एनवायरमेंट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अनुसार। इज इट क्लियर जी? सो एनएरोब्स का जिक्र कर रहे थे, दो टर्म्स हमारे सामने आई, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। याद हो जाएगा जी साथ के साथ, घबराना नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट? चलो, बेस्ड ऑन हैबिटेट, भाई उनका रहन सहन, कहां रहते हैं, उसके आधार पर आर्किया जो है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया, हमने तीन ब्रॉड कैटेगरीज में बांट लिया। कौन कौन सी कैटेगरीज में? मिथेनोजन्स, मिथेन से रेफर कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, मिथेनोजन्स। सेकंड, आई होप आप साथ साथ लिख रहे हैं, हेलोफाइल्स। एंड थर्ड, थर्मो एसिडोफाइल्स। कौन सी तीन बातें हुई? मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। मिथेनोजन मतलब जन रेफरिंग टू जनरेशन, मिथेनो रेफरिंग टू मीथेन, हेलोफाइल्स, फाइल मीन समथिंग लविंग, सॉल्ट लविंग, एंड थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मल टेम्परेचर, एसिडिक कंडीशंस, वो उनमें जिंदा रह लेते हैं। ठीक है जी, तीन बातें लिख लिए स्पेलिंग साथ के साथ, कौन कौन से? मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। चलो जी, पहले जिक्र करते हैं मिथेनोजन्स का। किसका जी? मिथेनोजन्स का। देखते हैं मिथेनोजन्स के बारे में क्या कहना है जी। मिथेनोजन्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोजन को मिला करके मीथेन बनाते हैं। मीथेन गैस आपने जूनियर क्लासेस में भी इसका जिक्र करा है, पढ़ा है इसके बारे में। आपको याद होगा जो रूमिनेंट्स होते हैं, कड च्यूइंग मैमल्स, राइट? रूमिनेंट्स, कड च्यूइंग मैमल्स, हम हिंदी में कह देते हैं जुगाली करने वाले जानवर, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, काऊ, बफलो, शीप, ये रूमिनेंट्स हैं। इनके स्टमक जो है इनका वो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें चैम्बर्स होते हैं। अब ये दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो उनके स्टमक में ये पाए जाते, तो वो मीथेन गैस बनाते हैं, राइट जी? नाउ दे आर ऑब्लिगेट और दे आर स्ट्रिक्ट एनारोब्स एंड दे आर कीमोऑटोट्रॉफ्स। एक और इंपॉर्टेंट टर्म, राइट जी, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कि मिथेनोजन्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली एनएरोबिक कंडीशंस में ही सर्वाइव करते हैं, कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ शब्द का मतलब क्या है जी? देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्वयं अपनी एनर्जी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, यूजिंग इनऑर्गेनिक केमिकल्स इन देयर एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट में, वातावरण में उन्हें जो मिलते हैं उन्हीं से वो एनर्जी का निर्माण करते हैं। मिथेनोजन्स का हैबिटेट मैं जिक्र कर रहा था ना आपके साथ रूमिनेंट्स का, तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पे रूमिनेंट्स के रूप में काऊ, गाय दिखाई गई है। उसका जो स्टमक होता है, रूमिनेंट्स का स्टमक ना कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, ये सेलुलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं, परंतु सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास
स्टमक में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी हायर एनिमल्स हैं मेटाजोन्स, वो स्वयं सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करते। उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोन्स होते हैं। क्योंकि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो उस बीटा लिंकेज को तोड़ने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं मेटाजोन्स में। बीटा लिंकेज क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ेंगे। तो यहां पे जिक्र हो रहा है जी, रूमिनेंट्स का जो स्टमक है, कंपाउंड स्टमक, कॉम्प्लेक्स स्टमक, उसमें चैम्बर्स हैं, र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम, एब ओमेसम। 4 चैम्बर्स। कौन कौन से? र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम, एब ओमेसम। इसमें से र्यूमेन एंड रेटिक्यूलम चैम्बर में ये लिखा है ना बैक्टीरिया, याद रखना है नाम, अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इसे अपनी नोट्स कॉपी में साथ के साथ नोट करेंगे। सेलुलोज की डाइजेशन में, ब्रेकडाउन में मदद करते हैं। नाउ मिथानोजेंस इसके अलावा और कहां है? मार्शी एरियाज में मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस। तो मिथानोजेंस के बारे में इतना जाना कि भाई मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं और ये कहां कहां पाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं जी, देखिए क्या है वो इंटरेस्टिंग बात। मिथानोजेंस आर आल्सो यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस रिएक्टर्स। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जरूर थोड़ी खोजबीन कीजिएगा। एक आपके अंदर ना, वो कहते हैं ना, इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, किसी चीज के बारे में और ज्यादा जानने की एक जो आदत होती है, एक्सप्लोर करने की, वो भी जरूर होनी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। चलो आगे जिक्र करता हूं। मिथानोजेंस हो गया एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो हैबिटेट के बेसिस पे नंबर 2 पे क्या आ गया? हेलोफाइल्स, HALO, हेलो, PHILES, फाइल्स, हेलोफाइल्स। तीसरा क्या है? थर्मोएसिडोफाइल। तो पहले हेलोफाइल्स का जिक्र कर लेते हैं। मैंने बोला भी था, हेलो रेफर कर रहा है सॉल्ट को। सो दे थ्राइव इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। इन्हें फर्क नहीं पड़ता इनके चारों तरफ सॉल्ट का लेवल कितना ज्यादा है। ये एरोब्स हैं। दे हैव, सम ऑफ देम हैव कैरोटिनॉइड पिगमेंट ऑल्सो इन द मेम्ब्रेन, राइट जी। लाइट एनर्जी और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होने के कारण ये केमिकल एनर्जी का निर्माण कर लेते हैं। फोटोस्टिमुलस होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, उससे ये केमिकल एनर्जी बना लेते हैं। ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, राइट जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस। पीछे क्या था? मिथानोबैक्टीरियम, मिथानोकोकस, रिमिनोकोकस। तो नाम भी मिलते जुलते हैं। वहां मिथानोजेंस थे तो उसके नाम में मीथेन वर्ड आ रहा था। यहाँ पे हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, राइट जी, याद रहेगा। ग्रेट। चलो तीसरा कौन सा है? थर्मोएसिडोफाइल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मोएसिडोफाइल्स। क्या कहना है जी थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में हमारा? हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी, इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा रह लेते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, राइट। सो टर्मिनोलॉजी थर्मोएसिडोफाइल का मतलब है हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी, राइट जी। एरोब्स भी हो सकते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं। एग्जांपल्स में थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, राइट जी। नाउ आर्कियाटाइप्स में आगे जिक्र करते हैं। बेस्ड ऑन एनएरोबिक नेचर, बेस्ड ऑन एनएरोबिक नेचर हमें क्या मिल गए? ऑब्लिगेट एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, राइट जी। मोनेरा का जिक्र चल रहा है जिसमें हमने एंशिएंट बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया के बारे में जाना। अब हमें जानना है जी ट्रू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के बारे में। एक बार क्विकली रिकैप दे दूं क्या क्या बताया है। मोनेरा, ग्रीक वर्ड मोनेरस मतलब सिंगल, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं आते, इसमें और भी चीजें। आर्की बैक्टीरिया जो भी हमने जिक्र करा, यू बैक्टीरिया तो हमने जिक्र करना है अभी डिटेल में, ठीक है जी। थर्मोएसिडोफाइल्स हमने पढ़े, मिथानोजेंस हमने पढ़े, हेलोफाइल्स पढ़े। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं एंड ट्रू बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया का जिक्र करते हैं, ठीक है। नाउ एक बात और बता दूं, मोनेरा में हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा में माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया एंड एक्टिनोमाइसिटिस भी इंक्लूडेड है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ट्रू बैक्टीरिया ही होंगे, है ना। मोनेरा सिर्फ ट्रू बैक्टीरिया नहीं,
और भी टर्मिनोलॉजी देखिए, क्या क्या तरह के ऑर्गेनिजम्स और हैं जो इंक्लूडेड हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज। शुरुआत करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। किससे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लिख रहे हैं ना साथ साथ? चलिए, एक टिपिकल हेट्रोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए, बैक्टीरिया जब हम बात करते हैं तो अक्सर एसोसिएट करते हैं डिजीज। भाई बैक्टीरिया है तो कोई ना कोई बीमारी करता होगा। साल्मोनेला टाइफाई अगर है तो वो टाइफॉइड करता होगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है वो टेटनस करता होगा, है ना। ऐसी ही और कितनी सारी ऐसी डिजीजेस है जो बैक्टीरिया करते हैं, वेदर इट इज लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, गलघोटू कहते हैं जिसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। पढ़ेंगे हम डिजीजेस के बारे में भी, डरना नहीं है टर्मिनोलॉजी से। डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप, यू शुड बी ओपन टू इंफॉर्मेशन, गैदर एज मच एज इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, राइट। और अपना ऑब्जर्वेशन भी बड़ा जबरदस्त रखना है आपको। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं आप, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। चलिए जी, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहां पे नेकेड सर्कुलर डीएनए है, द डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, वो तो यूकैरियोट्स का फीचर है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, नेकेड डीएनए है, रिजिड सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन का जिक्र आया ना, राइट। 70S राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में ये 70S क्या है, 80S क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट्स, ये हम आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल याद जरूर रख लीजिएगा ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स कि यहाँ पे 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स यानी कंटेनिंग पिगमेंट, ऑर्गेनल्स कंटेनिंग पिगमेंट, क्रोमेटोफोर। मोटाइल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं भी प्रेजेंट है, जरूरी नहीं है कि मोटिलिटी हो इनमें। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक भी हैं, कई फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे। चलिए, नाउ लेट्स क्लासिफाई दीज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इन्हें हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक तरीका है भाई, शेप के आधार पे कर लो। क्या वो हमें ऐसे ग्लोब्यूलर से, सर्कुलर से नजर आ रहे हैं, क्या वो स्पाइरलम नजर आ रहे हैं, स्पाइरल शेप्ड, रॉड शेप नजर आ रहे हैं, कोकस। अभी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है ना। फिर से बारी आ गई लिखने की, लिखिए जल्दी से साथ के साथ। कोकस स्पेलिंग क्या है? COCCUS, अंडरलाइन कर रहा हूं जी आपके लिए। चलिए देखते हैं शेप के आधार पे हम किस तरह से क्लासिफाई कर पा रहे हैं बैक्टीरिया को। कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो, याद होगी टर्म साथ साथ कौन कौन सी? कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो। ये देखिए जी, आपको शेप के आधार पे इस स्लाइड में दिख रहे हैं डिप्लोकोकस एनकैप्सुलेटेड, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, देन टेट्राड, बैसिलस। मतलब कितनी विभिन्न तरह की अलग अलग तरह की शेप है। इस नाम से घबराइएगा नहीं, आपको ये सब रटना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि कोकस सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे कोकस मिल सकते हैं। दो कोकस जो है गोल गोल साथ साथ होंगे तो डिप्लोकोकस कहलाएगा, है ना। इसकी चेन भी बन सकती है, स्ट्रेप्टोबैसिलाई जिसे कहते हैं। नाउ इस स्लाइड में देखिए, आपको ये मोनोकोकस था, उसके बाद ये डिप्लोकोकस दिख रहा है आपको। डिप्लो मतलब दो दिख रहे हैं जहां पे, और ये स्ट्रेप्टोकोकस यानी उन गोल गोल बैक्टीरिया की एक लंबी चेन बनी हुई है। सो कहने का मतलब ये है कि शेप के आधार पे भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, राइट जी। इधर देखिए, बेस्ड ऑन फ्लैजेलेशन, फ्लैजेला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो हम कह रहे थे, फ्लैजेला प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके आधार पे एट्राइकस, देन मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस। आपको ये टर्मिनोलॉजी रटनी नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए दिखाया गया है ना। फ्लैजेला नहीं है, एक फ्लैजेला है, एक से ज्यादा फ्लैजेला है, और दोनों तरफ फ्लैजेला है, उसके आधार पे ये टर्मिनोलॉजी होती है। एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, राइट जी। नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्शन के आधार पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। अब
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, इवन हायर एनिमल्स में भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बायपेरेंटल हो जाता है। नेचर ने इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, सेलेक्ट किया बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस हैं। Sexual reproduction brings about variations, right? And variations provide raw material for evolution. So sexual reproduction की शुरुआत लोअर से लोअर ऑर्गेनिज्म से ही हो जाती है। यहां पे आप देख पा रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में है, एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर। दो नई टर्म्स आपके सामने आई, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। नाम से अंदाजा लग रहा है, एंडो मतलब अंदर, सो एंडोस्पोर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल, राइट? एंड एक्सोस्पोर दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ पैरासेक्सुअल प्रोसेसेस भी होती हैं, जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। दे आर एक्सचेंजिंग अ पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड आल्सो, है ना? सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन के आधार पे हम जिक्र कर रहे थे। एक और बड़ी खूबसूरत बात है बैक्टीरिया को लेकर के आप पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। ये ग्राम वर्ड कोई वो वजन वाला नहीं है, किलोग्राम एंड ग्राम। दिस ग्राम इज रेफरिंग टू द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये ग्राम स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी है। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वॉल। बैक्टीरिया दो मेन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जानते हैं जी कि ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव होता क्या है? चलिए देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल सॉलिड एंड रिजिड है, मेड अप ऑफ म्यूरिन, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज अ काइंड ऑफ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो दो टर्म्स आपको और दिख रही है ना, NAM, NAG, ये बायोकेमिस्ट्री में भी आएंगी आगे, तो इसको अभी से याद कर लेना है। NAG दैट इज N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAM N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके जी, NAG NAM, ये सेल वॉल का जिक्र हो रहा है। ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं जो सेल वॉल में प्रेजेंट है। N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N एसिटाइल एसिड। अब ये जो क्लासिफिकेशन हम स्टेनिंग के आधार पे कर रहे हैं, इसका भाई प्रोसीजर क्या है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे हम क्रिस्टल वायलेट डाई, आयोडीन, अल्कोहल एंड सैफ्रनिन, ये जो डाइज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं या जिन केमिकल सब्सटेंसेस का जिक्र हो रहा है, ये आप अपने बायोलॉजी लैब में भी देखेंगे, राइट? अब आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं भाई, लेबोरेटरीज में भी आना जाना लगा रहेगा, स्कूल में बायोलॉजी लैब्स हैं, आपको आयोडीन भी दिखाया जाएगा, सेफ्रेनिन एक स्टेन होता है, और भी कई स्टेन्स का जिक्र किया जाएगा। मिथाइलिन ब्लू है, देन क्रिस्टल वायलेट है। देखते हैं जी क्या है ये प्रोसीजर जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल नजर आने लगते हैं स्टेनिंग के बाद, ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक नजर आ रहे हैं। ओके जी, और जब आप अल्कोहल से, ये सैफ्रनिन की बात मैंने बोली है, सैफ्रनिन डाई है, और जब आप क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ स्टेन करते हैं, अल्कोहल से वॉश करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव पर्पल नजर आते हैं, ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो जाते हैं। अब आप इसको देखिए एक बार ध्यान से, जो स्लाइड आपको दिख रही है, ग्राम स्टेनिंग के आधार पे ग्राम नेगेटिव किस तरह के नजर आ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव किस तरह के नजर आते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ले आता है जब इन केमिकल सब्सटेंसेस का आप इस्तेमाल करके उन्हें स्टेन करते हैं। नाउ देखते हैं जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता क्या है। ध्यान देना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव थिक सेल वॉल, उनकी सेल वॉल थिक होती है, made up of peptidoglycan which traps the crystal violet in the cytoplasm। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक सेल वॉल होने के कारण जो डाई, जो क्रिस्टल वायलेट उनके साइटोप्लाज्म में चला जाता है, वो उसे ट्रैप कर लेते हैं। द अल्कोहल रिंस, जब आप अल्कोहल से रिंस करते हैं, वॉश करते हैं, does not remove the crystal violet which masks the red saffronin
die. Is it clear? बैक्टीरिया दिखाया गया है, उसके बाद जूम करके आप देखिए सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, सेल वॉल के नीचे ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको कैसे नजर आ रहे हैं स्टेन करने के बाद। ग्राम नेगेटिव में क्या सीन होता है देखिए जी, जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे हैव थिनर लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ग्राम पॉजिटिव में क्या था? थिकर लेयर, दे आर हैविंग थिन लेयर, एंड वो थिन लेयर लोकेटेड कहां है? इट इज लोकेटेड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एन आउटर मेम्ब्रेन। डायग्राम में गौर से देखिए, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नजर आ रही है। वो आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मिल करके सेल वॉल बना रही है। ओके जी, देखते हैं फिर से क्या लिखा है। The gram-negative bacteria have a thinner layer of peptidoglycan and it is located between plasma membrane and outer membrane. अब इस केस में क्या होगा? क्रिस्टल वॉयलेट जो डाई है is easily rinsed from the cytoplasm, वॉश हो जाता है, and the cell appears pink or red dye, right? So gram positive, gram negative एक तरीका है स्टेनिंग का, जिसके आधार पे हम बैक्टीरिया को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है जी? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पे ऑटोट्रॉफिक, जिसमें कि फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, राइट? फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं? दे यूज लाइट एनर्जी एंड दे यूज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, जिसमें क्लोरोबियम एग्जाम्पल दिया गया। क्लोरोबियम, ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी कैसे याद होगी? लिख लिख के याद होगी और डेफिनेटली याद होगी। अगली कैटेगरी है जी कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो वर्ड से अंदाजा लग रहा है हमें। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो है दे यूज केमिकल एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या था? दे आर यूजिंग दी लाइट एनर्जी, फोटो स्टिमुलस, फोटोन रेफरिंग टू लाइट। And these chemoautotrophs, they use organic or inorganic substances, recycling of nutrients करते हैं, thiobacillus, right? लिख के याद कीजिए तभी चीजें याद होंगी। पैरासिटिक, इनके नाम तो हमने अक्सर सुने हुए हैं जी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी का जैसे जिक्र किया गया, टेटनस, लॉक जॉ डिजीज कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया जो है वो एक टॉक्सिन बनाता है, टिटैनोस्पाज्मिन, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, अकड़न ला देता है उसमें। जॉ मसल पे बहुत भयंकर असर होता है इसका, जॉ अकड़ जाता है, इसीलिए क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो डिजीज करता है टेटनस, उसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। सो जो पैरासाइट्स होते हैं बेटा, दे लिव इनसाइड अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। The disease causing parasites, we are calling them as the pathogens, right? Pathogens are disease causing parasites, जिसमें Clostridium tetani, which is causing what? Tetanus, lock dot disease. We have saprotrophic also. Saprotrophic animals के feces में, excreta में पाए जाते हैं। Derive food from the detritus, सड़ी गली चीजों से, dead and decaying matter से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें E. coli, एस्चेरिचिया कोलाई, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अच्छा, क्या आप जानते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पिकालिस, ई कोलाई, ये हमारे लिए फायदेमंद भी हैं। ये हमारे लिए ढेर सारे विटामिन्स बनाते हैं, विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के, इतने सारे विटामिन्स का ये सिंथेसिस करते हैं। जो बी विटामिन्स बनते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के जरिए, वो बी विटामिन्स जो है दे आर हेल्पिंग इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन। यही होता है ना कारण, जब एंटीबायोटिक्स डॉक्टर देते हैं तो अक्सर उसका साइड इफेक्ट हो जाता है लूज मोशंस, बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स जो है वो इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार डालती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। जब ये अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे, बी विटामिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, पानी नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बिकॉज मैंने कहा ना बी विटामिन्स हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। अब अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वाटर विल बी पास्ड आउट थ्रू द फीसेस, और ऑब्वियसली जो है फिर लूज मोशंस हो जाएंगे, है ना। इसीलिए डॉक्टर्स जब आपको एंटीबायोटिक देते हैं तो साथ साथ कोई ना कोई विटामिन बी का सप्लीमेंट भी देते हैं, बी कम्प्लेक्स, बी कसोल, ताकि बी विटामिन का लेवल ठीक ठाक बना रहे और लूज मोशंस ना हो, राइट। सो बैक्टीरिया फायदे वाले भी होते हैं जी। नाउ सिम्बायोटिक,
टू इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोसिस का मतलब है कि भाई जब दो ऑर्गेनिजम्स मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं और फायदा कर रहे हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस है उन पे, दोनों को फायदा हो रहा है, जैसे कि एजोटोबैक्टर। सो हमने कितनी सारी टर्म्स देखी यहां पे, है ना, पैरासिटिक, देन सेप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, फोटोऑटोट्रॉफिक, ये सब ध्यान रखनी है। इन्हीं टर्म्स का आगे भी इस्तेमाल होगा। बायोलॉजी का सिलेबस जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रीवियस जितनी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपने ली है वो सब आगे काम आ रही है। इसीलिए कहता हूं नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। हमेशा आदत बनाइए मेरी क्लास में कॉपी पेन लेकर के बैठना है आपको। चलो एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको। नंबर ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी 30 ट्रिलियन एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी 39 ट्रिलियन। थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था ना कि शरीर में उतने सेल्स नहीं हैं जितने बैक्टीरिया हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है मदर के यूट्रस से विजाइना के थ्रू बाहर डिलीवर हुआ, जब बच्चा इस दुनिया में आया तो चारों तरफ एनवायरनमेंट में कई तरह के बैक्टीरिया हैं। मुंह के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए, आंख, जितनी बॉडी की ओपनिंग्स हैं उनके जरिए वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाना चाहेंगे, स्किन पर भी सेटल होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। सो धीरे धीरे ये बैक्टीरिया अपनी कॉलोनीज बनाते रहेंगे हमारे शरीर में। चलो आते हैं क्वेश्चन टाइम। एक क्वेश्चन जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जी, दो कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। शेप का जिक्र किया गया है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। टेक्निकल टर्म्स लग रही हैं। कॉलम 2 में बताया गया है कि उनकी शेप जो है वो क्या है। अगर आप बैसिलस कह रहे हैं तो क्या वो रॉड शेप को रेफर कर रहे हैं, अगर आप कोकस कह रहे हैं तो क्या वो स्पाइरल को रेफर कर रहा है, अगर आप स्पाइरलम कह रहे हैं तो क्या वो स्फेरिकल को रेफर कर रहे हैं। मींस आपको क्रॉस मैच करना है। ये मत सोचना मैंने सही आंसर बताया आपको, आप क्रॉस मैच कीजिए कि कोकस कैसे रेफर कर रहा है, कॉमा शेप्ड से क्या मतलब है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ऑल द बेस्ट। देखते हैं कितने बच्चे इसको बिल्कुल सही कर पाते हैं। आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं नहीं बता रहा आपको इसका आंसर, आने वाले सेशंस में बताऊंगा। चलो जी, मोनेरा का जिक्र हो रहा है तो हमने हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिस्कस करे। अब हम आते हैं सायानोबैक्टीरिया पे। मैंने कहा था ना मोनेरा में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया क्या कहा जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफाइसे या मैक्सोफाइसे भी रेफर करते हैं। ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स हैं ये। आपके सामने यहाँ पे माइक्रोसिस्टस दिखाया गया है, राइट। इनकी डिटेल अभी मैं आगे बताता हूं कि साइनोबैक्टीरिया की क्या विशेषता है। एक मेन बात जो याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे कहलाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस है। दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब आप देखिए, जैसे आपको ये एक तालाब नजर आ रहा है और सब जगह हरा हरा, ये चीज ऐसे लग रहा है जैसे काई जैसी चीज जमी हुई है। ये सायानोबैक्टीरिया दिखाए गए हैं यहाँ पे, राइट जी। द ब्लू ग्रीन एल्गे जिन्हें कहा जाता है। एल्गे वैसे हम सेपरेटली पढ़ेंगे, राइट जी। ये साइनोबैक्टीरिया है। नाउ क्या आप जानते हैं दैट साइनोबैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। अर्थ पे जब लाइफ की शुरुआत हुई करोड़ों साल पहले, धीरे धीरे फिर जब साइनोबैक्टीरिया आए, ऑक्सीजन जैसी चीज की एंट्री हुई तो पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। by introducing oxygen to the primitive atmosphere। मैंने बोला था जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उस समय ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन वॉज नॉट अवेलेबल। वट एवर ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट इट वॉज इन बाउंड फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अब ये फ्री ऑक्सीजन कहां से आई? सायानोबैक्टीरिया के जरिए। लिखा है ना, by introducing oxygen to the primitive atmosphere they paved the path for evolution of life on earth, right। तो ये ध्यान रखनी है बात आपने। जो आपको तस्वीर यहां दिखाई गई है ये एक तरह से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो अर्थ पे एनवायरमेंट, जो एटमॉस्फेयर, जो कंडीशंस रही, जब टेम्परेचर वाज वेरी हाई, एवरीथिंग वाज इन मॉल्टन फॉर्म, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट। साइनोबैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में।
साइनोबैक्टीरिया का ये हैबिटेट होता है। मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक्स, फ्रोजन वाटर, तो ऑलमोस्ट हर जगह ही मिल गए हमें, है ना? हर तरह के हैबिटेट में पाए जा रहे हैं ये। क्या आप जानते हैं रेड सी के बारे में? लाल सागर, रेड सी को रेड सी क्यों कहा जाता है? वो रेड क्यों है? देखिए जी, रेड सी ट्राइकोजेस्मियम यूराइथ्रियम, अंडरलाइन कर रहा हूं जी, ट्राइकोजेस्मियम यूराइथ्रियम, प्लैंक्टोनिक सायानोबैक्टीरिया that has a red pigment and make the sea water red in color. इनके कारण जो है लाल सागर का पानी जो लाल नजर आता है, that is because of these cyanobacteria. This is important. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट कर लेंगे साथ साथ अपनी नोट कॉपी में। क्या लिखेंगे जी? ट्राइकोडेस्मियम, लिखिए स्पेलिंग जल्दी से, ट्राइको TRICHO, डेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम यूराइथ्रियम। प्रोनाउंस करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है शुरुआत में, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। हमेशा कहता हूं ना, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी भी अगर एक सिल को, एक शिला को या एक पत्थर को रगड़ रही है बार बार, तो वो निशान जरूर छोड़ती है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आसान तरीके भी आपको बताएं जो आप में परफेक्शन लेकर के आए। ट्राइकोडेस्मियम यूराइथ्रियम, रेड सी का जिक्र करा हमने। चलिए, साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कुड बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। आप देखिए इनके बाहर म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है। ये यूनिसेलुलर आपको दिख रहे हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं कि भाई एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, इन्होंने मिल करके एक कॉलोनी बना दी। साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी कॉलोनियल। म्यूसिलेजिनस शीट आपको दिख गई उनके चारों तरफ। चलो आगे देखते हैं। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में। ये देखिए वहां भी म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है। एक टर्म यहां पे आ रही है जिसका जिक्र आगे हम करेंगे, हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं अभी देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया का शेप क्या क्या हो सकता है जी? सिंगल सेल्ड हो गए, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल हो गए, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इधर देखिए कितनी खूबसूरती से दिखाए गए यहाँ पे आपको, ये आपको साइनोबैक्टीरिया नजर आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, गौर से देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। नंबर 1 कहां पे लेबल करा गया है, नंबर 2 कहां पे लेबल करा गया है, नंबर 3 कहां पे लेबल है। नंबर 2 एक ऐसा लंबा सा स्पाइरलम या फिलामेंट की फॉर्म में नजर आ रहा है ना। नंबर 1 में आपको सिंगल दिख रहा होगा। नंबर 3 को गौर से देखिए, दिखा? समझ आई इतनी चीज शेप के आधार पे। चलो आगे देखते हैं। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनमें म्यूसिलेजिनस शीट है या वन और मोर चेन्स ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। ये रहा हमारा म्यूसिलेजिनस शीट, राइट जी? ओके, फ्लैजेला एब्सेंट है, नॉन मोटाइल है ये। नेक्स्ट हेट्रोसिस्ट का जिक्र करते हैं जी। हेट्रोसिस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखिए ये फिलामेंटस जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें एक जगह पे एक डिफरेंट से कलर का, अलग कलर आपको दिख रहा है उस सेल का, वो लेबल्ड है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोसिस्ट। इस हेट्रोसिस्ट की विशेषता क्या है? नाउ लेट मी टेल यू दैट। हेट्रोसिस्ट क्या है? लार्ज थिक वॉल्ड सेल इन अ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट, लार्ज थिक वॉल्ड सेल in a filamentous cyanobacteria जिसमें सेल वॉल इज impermeable to oxygen, permeable to nitrogen. Important, it is permeable to nitrogen. हेट्रोसिस्ट की जो सेल वॉल है वो ऑक्सीजन के लिए तो परमिएबल नहीं है, नाइट्रोजन के लिए। मतलब कुछ ना कुछ नाइट्रोजन से रिलेशन है भाई। इनमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है। क्या करेगा वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम? दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है आगे डिटेल में। सो हेट्रोसिस्ट क्या है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में एक थिक वॉल्ड सेल जिसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। ये नॉस्टॉक में एंड एनाबीना में पाए जाते हैं। नाम ध्यान रखेंगे, नॉस्टॉक, NOSTOC, nostoc and Anabina, mucilaginous sheath also you have to remember. साइनोबैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, फायदा क्या है भाई? फूड फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवरों के लिए ये भोजन है। स्पिरुलिना, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरुलिना को एक फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। स्पिरुलिना,
सिंगल सेल्ड प्रोटीन, फॉडर की फॉर्म में है जी, एनाबीना एंड स्पिरुलिना, मैन्योर की फॉर्म में यूज होते हैं, मैन्योर दे आर द गुड नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है जी। सो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड है, इवन ह्यूमंस के लिए भी फूड सप्लीमेंट की फॉर्म में हम स्पिरुलिना का जिक्र हुआ जैसे यहां पे, राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइकोप्लाज्मा पे। मोनेरा में क्या क्या इंक्लूडेड था? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ये 5 चीजें जिक्र कर चुके हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जिक्र कर चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया का जो कि ब्लू ग्रीन एल्गे कहलाते हैं। अब बात करते हैं जी माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा दे बिलोंग टू मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, एमएलओज, या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। दोनों टर्म याद रखना, एमएलओ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये निमोनिया का जिक्र क्यों हुआ इसमें? आप जानते हैं निमोनिया लंग्स से रिलेटेड एक डिजीज है। These were discovered by Knocard and Rooks in the pleural fluid of cattle suffering from bovine pleuropneumonia. डरिए नहीं, टर्मिनोलॉजी से बताता हूं। हम जिक्र कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा का, इनको प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? कैटल, राइट जी, गाय में, कैटल में एक डिजीज पाई जाती है प्लूरोन्यूमोनिया, बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया, जिसमें लंग्स के चारों तरफ जो प्लूरा है, मेम्ब्रेन है लंग्स के चारों तरफ, उसमें कवर किया है बाय नोकार्ड साइंटिस्ट, नोकार्ड एंड रूक्स। इसलिए हमने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा। दे आर द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट known living organisms. Very important. If they ask about the simplest and the smallest living organism, mycoplasma, right जी? ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स हैं। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक सॉल्युबल प्रोटीन है चारों तरफ, साइटोप्लाज्म है, सॉल्युबल आरएनए, राइबोसोम्स, डीएनए, 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं बनाने को नहीं आएगा, आपको कहीं ड्रॉ नहीं करना है, ना ही इसकी लेबलिंग आपको बतानी है, तो डरना नहीं है इस चीज से, ठीक है जी। माइकोप्लाज्मा में अभी तक जिक्र क्या हुआ है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉलेस्ट हैं, सिंपलेस्ट हैं, सेल वॉल एब्सेंट है, प्लियोमॉर्फिक है, मतलब दे कैन चेंज देयर शेप, दिस इज इंपॉर्टेंट, दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे कैन चेंज देयर शेप, राइट जी। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नो हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट। ये वाली बात याद रख लेना, जहां भी मैं अंडरलाइन करके स्पेशली कह देता ना कि याद रखना है, उसे आपने जरूर याद रखना है। सो नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। हिस्टोन्स का स्ट्रक्चर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन कैसा है? सेप्रोफाइट्स है ये, मेजॉरिटी आर पैरासिटिक ऑल्सो, कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मेजॉरिटी आर पैरासाइट्स। Diseases caused by these mycoplasma. Pleuropneumonia in the domestic animals, pneumonia lungs की एक disease है. Urethritis in humans, urethra is a passage for passing out urine. Little leaf disease in brinjal and witch's broom in plants. ये ध्यान रख लेना भाई, यहां पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। माइकोप्लाज्मा प्लांट्स में या एनिमल्स में क्या क्या बीमारियां कर सकते हैं? प्लूरोनिमोनिया इन डोमेस्टिक एनिमल्स, यूरेथ्राइटिस इन ह्यूमंस, little leaf disease in brinjal and witch's broom in plants. Next आ गए हमारे पास rickettsia. Monera में next is rickettsia. Now let's quickly talk about rickettsia. Obligate intracellular parasite. सेल के अंदर पाए जाते हैं gram negative bacilli. Bacillus is referring to rod shape. Non-spore forming है, found in insects and animals. कुछ डिजीजेस भी करते हैं रिकेट्सिया, जैसे कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रिकेट्सिया जो है इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, इंसेक्ट्स में भी और एनिमल्स में भी एक रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है जो ये कॉज करते हैं। अब बचा जी हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज। देखो एक्टिनोमाइसिटीज जब हम फंगस के बारे में पढ़ेंगे ना, फंजाई, वहां आपको बेसिडियोमाइसिटीज, तो आपको लगे कि शायद माइसिटीज जो है फंगस में ही आने चाहिए, ये सब नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक्टिनोमाइसिटीज मोनेरा में क्लासिफाइड हैं। दे आर द नेचुरल फार्मासिस्ट। क्यों कहा जाता है नेचुरल फार्मासिस्ट? सोचिए जरा, दे आर ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स। ग्राम किससे रिलेटेड था? स्टेनिंग प्रॉपर्टीज।
ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो हमने जिक्र किया, तो ये ग्राम पॉजिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजेलेटेड। इनके जो माइसीलियल स्ट्रक्चर है ना, माइसीलियम हम फंगस में पढ़ेंगे, जैसे आपको ये धागे धागे से नजर आ रहे हैं ना इसमें, दीज माइसीलियल स्ट्रक्चर्स रिजेंबल द माइसीलियम ऑफ फंजाई। दे सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, राइट? इसलिए नेचुरल फार्मासिस्ट कहा जाता है। दे आर सिंथेसाइजिंग दी एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस, इंपॉर्टेंट। एक्टिनोमाइसिटीज में एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ मोनेरा। नई बातें पता चली, नई टर्मिनोलॉजी पता चली होगी, बहुत कुछ सीखने को है। अभी तो शुरुआत हुई है मेडिकल साइंसेस की, बहुत सारी बातें और हैं जो आपने सीखनी है। इसीलिए हमेशा कहता हूं कीप लर्निंग, ओपन रखिए, अपने दिमाग को खुला रखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए भी, राइट? जीवन में आप गलतियां भी करेंगे कई बातों को लेकर के, कई चीजें सही भी करेंगे, लोग आपको कई तरह की जानकारियां देंगे, आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसके लिए भी आपने ओपन रहना है। आपने जिस क्षेत्र का चुनाव करा है मेडिकल साइंसेस का, ये बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, राइट? आसान नहीं है ये रास्ता, बस हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए ये रास्ता आसान हो। सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन एक सही शिक्षक के जरिए अगर आपको सही समय पे मिल जाता है, सो बड़ी से बड़ी मंजिल को पाना भी आसान हो जाता है। बायजूस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश है हमारी, जारी रहेगी ये कोशिश अगले सेशंस में भी। अपनी हिम्मत बनाए रखिए, रिवीजन जरूर करिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स डीपीपीज वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे सॉल्व तो मैं आपसे नाराज हूं। पेंडिंग नहीं करना, टाल मटोल नहीं करनी ना, जो काम जितनी जल्दी होता है उसे करना है, राइट जी? चलिए, इसी के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं, आपको गुड विशेस देता हूं, नमस्कार कहता हूं, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, नमस्कार।